तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। आपका वेलकम है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज यहाँ शुरू करेंगे और इसके बाद बस हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। परिवर्तन, जिसमें पढ़ेंगे जाति, ग्रामीण एवं शहरी जीवन तथा महिलाओं से जुड़े मुद्दे। अब तक हमने ये कहा कि भारत के नियंत्रित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के पथ पर चला है। स्वतंत्रता के पश्चात, जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक नियोजन रहा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की विस्तृत जांच के लिए, मतलब सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है उसकी जांच के लिए, जो प्रक्रिया है उसकी जांच के लिए नियोजन के अतिरिक्त बहुत से अन्य संबंधित कारकों को देखना होगा कि जो चीज़ें जांच की गई कितना सफल रहा कितना नहीं रहा, तो उन पर जांच की गई जिनसे परिवर्तन की गति, दिशा एवं विषय वस्तु का स्वरूप मिला है। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन को समझने हेतु परिवर्तन को ऐतिहासिक शक्तियाँ, मतलब कितने टाइम से स्टार्टिंग कहाँ से की थी परिवर्तन की, स्वतंत्रता जब हमें मिली थी उसके बाद, तो वही चीज़ कहा गया है ऐतिहासिक शक्तियों एवं आंतरिक प्रक्रियाओं से जोड़कर समझना होगा। उदाहरण के लिए भारत में सामाजिक परिवर्तन में विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, जिसने विचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लागू किया। टेक्नोलॉजी को लागू किया। सामाजिक परिवर्तन की विषय वस्तु, गति एवं दिशा की व्याख्या करने के लिए उपरोक्त कारकों को भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के साथ जोड़ना होगा। बहुत से विद्वानों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का टेस्ट करते समय मुख्यतः उन परिवर्तनों पर ध्यान दिया जो भारत में ब्रिटिश शासन आने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में हुए। जब ब्रिटिश शासन भारत में आया तो जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन के आने के बाद जो विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए उस पर उन्होंने ध्यान दिया विद्वानों ने। कुछ विद्वानों ने इस बात का महत्व दिया है कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात जिस नियंत्रित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के स्वरूप को स्वीकार किया है उसके पीछे मुख्यतः भारत में उपनिवेशीय शासन का गहरा प्रभाव था। क्योंकि जो भारतीय लोग थे किसके अंडर में थे? अंग्रेज़ों के अंडर में थे, ब्रिटिश के अंडर में थे, तो कहीं न कहीं उनका प्रभाव था। उसके पीछे मुख्यतः भारत में उपनिवेशी शासन का गहरा प्रभाव था। परिवर्तन का यह स्वरूप मुख्यतः एक तरफ उपनिवेशवाद एवं स्वतंत्रता के लिए आंदोलन से परिभाषित हुआ तथा दूसरी तरफ बहुमुखी सामाजिक श्रेणियों एवं जाति पर आधारित भारतीय समाज की स्तरीकरण व्यवस्था ने सिद्धांत एवं कार्यनीतियों के स्तर पर परिवर्तन के स्वरूप को प्रभावित किया। हमने इस पाठ्यक्रम के पूर्ववर्ती खंडों में सामाजिक परिवर्तन के कुछ पहलुओं के बारे में बातचीत की है। इस खंड में हमने परिवार, विवाह एवं नातेदारी से जुड़ी संस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को बताया है। खंड 3 में हमने ग्रामीण एवं शहरी, तो इसमें एक चीज़ बताया गया है कि इस खंड में हमने ये पढ़ा, इस खंड में हमने ये पढ़ा, कि इस पार्ट में हमने ये पढ़ा। जैसे खंड 5 में हमने जाति वर्ग व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी उन्होंने जानकारी दी है, इतनी ज़रूरी नहीं है, मेन पर आते हैं जहाँ से हमें समझना चाहिए।
यहाँ पर फिर नियोजित विकास द्वारा प्रभावित मानव जीवन के प्रत्येक पहलू की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। परिवर्तन के केवल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब परिवर्तन के कुछ ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर इन्होंने ध्यान दिया है, जो किस तरह हैं? सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं एवं संबंधों में हुए परिवर्तनों को साधारणतः निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विवेचित किया है। मतलब ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर इन्होंने पूरा बताया हुआ। तो सिर्फ हम मेनली हमारा ये है, हम यहाँ शुरू करेंगे। जाति में परिवर्तन, ग्रामीण एवं शहरी जीवन में परिवर्तन, महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिकाओं में परिवर्तन। तो इन सब के बारे में इन्होंने डिटेल से बताया हुआ। जैसे ये देखिए, मेन क्या है, मैं आपको वही कहूँगी, फालतू चीज़ें नहीं। तो जाति में परिवर्तन पढ़ते हैं, जाति में परिवर्तन किस प्रकार इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जाति व्यवस्था, जो एक जाति व्यवस्था बनी हुई है समाज की, हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जातिगत गतिविधियों और बढ़ गई हैं। जो जातिगत गतिविधियाँ हैं वो और बढ़ गई हैं, और शिक्षा, अर्थव्यवस्थाएं व राजनीति में भी प्रवेश कर गई हैं। जाति देखिए राजनीति में भी आ गई हैं, शिक्षा, अर्थव्यवस्थाएं और राजनीति में भी प्रवेश कर गई, एंट्री हो गई है राजनीति में भी जाति की। कुछ जातियों में जाति एवं व्यवसाय के बीच के पुराने संबंध समाप्त हो गए हैं। सुविधाहीन समूहों को दी जाने वाली विशेष रियायतों एवं सभी को दिए जाने वाले शैक्षणिक अवसरों की सरकारी नीति ने विभिन्न वर्गों की ऊर्ध्व गतिशीलता को बढ़ावा दिया है, उन्हें ऊपर की ओर बढ़ाया है, जो कहीं न कहीं जाति के आधार पर सभी को ही इक्वल का दर्जा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय को शक्ति स्थानांतरित किए जाने के साथ साथ, जब अंग्रेजों द्वारा जब भारतीय को सारी शक्तियाँ दे दी गईं कि आप अपना ये संविधान दे दिएगा, मतलब कह सकते हैं कि जब उन्होंने पूरी तरह से हमें आज़ाद कर दिया और सारी शक्तियां हम भारतीयों को दे दी कि आप चलाइए अपने भारत को, तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को शक्तियां स्थानांतरित किए जाने के साथ साथ भारतीय राजनीति में जाति पर आधारित गतिविधियां बढ़ गई। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक दलों एवं चुनावों में, राजनीतिक जो दल थे और जो चुनावों में जातिगत संदर्भों की महत्व धीरे धीरे बढ़ती गई। जो जातियाँ थी, जो जाति से रिलेटेड लोग थे, कहीं न कहीं उनके जो महत्व है वो धीरे धीरे बढ़ गया। भूमि सुधारों के लागू होने, विशेष रूप से 1950 के दशक में एवं नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कृषि के बढ़ने के फलस्वरूप जातियों के बीच शक्ति संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। किन किन की वजह से? नई टेक्नोलॉजी की वजह से, कृषि की बढ़ने से जो जातियों की जो बीच शक्तियाँ थी, शक्तियाँ का अर्थ है कि जो जातियाँ कम थी, अब छोटी थी, बड़ी थी, तो कहीं न कहीं उन्हें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस विकास कार्यक्रमों से, जो विकास कार्यक्रम चलाए गए, इस विकास कार्यक्रमों से शक्ति संरचना में परंपरागत रूप से मान्य उच्च वर्ग के प्रभाव में कमी आई। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके प्रभाव में कमी आई, क्योंकि जो गरीब वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, उनको मौका मिला कि वो ऊपर उठ सके। तो कहीं न कहीं जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके प्रभाव में कमी आ गई। इस प्रक्रिया से एक प्रभुत्वशील समूह के रूप में भारत के विभिन्न भागों में नए माध्यम जातीय वर्ग का उदय हुआ। अब जो नए और माध्यम वर्ग के जो जातीय वर्ग थे उनका उदय हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात 4 दशकों में उपजे सामाजिक स्थिरीकरण के प्रारूप से जाति एवं वर्ग के मध्य बढ़ती हुई अंतक्रिया परिलक्षित हुई, और कहीं न कहीं इस प्रकार जो जाति और वर्ग के बीच कहीं न कहीं एक टकराव सा हो गया, क्योंकि अब सभी को इक्वल का दर्जा दिया जाने लगा। अब पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सब ऊपर की ओर उठ रहे थे। तो कहीं न कहीं स्थिरीकरण हो रहा था, स्टेप बाय स्टेप सब को मौका मिल रहा था। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण एवं शहरी जीवन में परिवर्तन।
गांव में और शहर में परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से सुने, सुन रहे हैं आप? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ध्यान से सुने और ध्यान कॉन्सेंट्रेट रखें, अपना ध्यान पूरा अच्छे से बनाए रखें, क्योंकि जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ उसी तरह आप भी सुनेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे समझ में आएगा। स्वतंत्रता के पश्चात हुए औद्योगिकरण। और कोई भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ और चाहते हैं कि हाँ आप थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन, या कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट में ज़रूर करें। मैं जितना मुझसे मैं अपना पूरा योगदान देती हूँ। अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। स्वतंत्रता के पश्चात हुए औद्योगिकरण, शहरीकरण। उद्योगों का विकास हुआ। जो हमें स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद बड़ी संख्या में उद्योग लगाए गए। तो वही कहा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात हुए औद्योगिकरण, शहरीकरण, भारी संख्या में लोग शहरों में बसने लगे। शहरीकरण और राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तनों ने भारत के ग्रामीण एवं शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं को कई तरह से प्रभावित किया। कई तरह से इन पर प्रभाव पड़ा। कहाँ पे? उद्योगों पर, शहरीकरण पे, राजनीतिक प्रशासनिक में कई तरह के परिवर्तन हुए और उन पर प्रभाव पड़ा। आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अब इसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, औद्योगिकरण ने शहरों एवं कस्बों के विकास, संपत्ति, संयुक्त परिवार, कानून, श्रम विभाजन, परंपरागत व्यवसाय, जो लोग पुराने टाइम से एक ही व्यवसाय करते आ रहे हैं तो उसको परंपरागत व्यवसाय एवं जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। जैसे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। औद्योगिकरण ने शहरों एवं कस्बों के विकास में संपत्ति, संयुक्त परिवार, कानून, श्रम विभाजन, परंपरागत व्यवसाय एवं जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। पिछले वर्षों में गांवों से शहरों की तरफ प्रवास बढ़ा। गांव से लोग शहरों की तरफ आने लगे। स्वास्थ्य परिचय में सुधारों ने शहरी एवं ग्रामीण मृत्यु दर को प्रभावित किया। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ और कहीं ना कहीं मृत्यु दर जो है वो भी प्रभाव में आया, कम हुआ, मतलब ठीक ठाक किया जाने लगा। और भारतीय जनसंख्या तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय जनसंख्या जो है बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी। और इस पे देखो कौन कंट्रोल करता है, अभी भी ऐसे ही है। देखते हैं कौन कंट्रोल करता है। योगेंद्र सिंह के अनुसार नियोजित होता है प्लानिंग, नियोजित विकासवादी गतिविधि का एक महत्वपूर्ण परिणाम भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के शक्तिशाली माध्यम वर्गों का उदय होना है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि औद्योगिकरण एवं विकासवादी प्रशासन के फैलाव से मध्यम वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में विस्तार हुआ। जो मध्यम वर्ग के लोग थे विभिन्न श्रेणियों में उनका विस्तार हुआ। इसमें सिविल एवं व्यावसायिक सेवाएं, सिविल जैसे कहते हैं ना, तो सिविल एवं व्यावसायिक सेवाएं, मंत्रालयिक सेवाएं, सेना एवं पुलिस सेवाएं सम्मिलित हैं, जिनका जो मध्यम वर्ग के लोग थे बहुत ज़्यादा इसमें प्रवेश लेने लगे सेना और पुलिस इन सब में। इसमें सब नियोजित व्यावसायिक व्यापारी भी सम्मिलित हैं। जो खुद का व्यापार करते हैं वो लोग भी इसमें आ गए। उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता के बाद 40 वर्षों में व्यापारी पूंजीपतियों के वर्ग की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जो व्यापारी थे, जो पूंजीपति थे, उनकी संख्या में वृद्धि हुई, लोग अपना व्यापार करने लगे। उन्होंने बताया कि यह वर्ग उस औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग से भिन्न है, उस औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग से अलग है जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक शक्तिशाली स्तर तक पहुंच गया था। ये उससे अलग है। जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही, जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसके समय ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक शक्तिशाली स्तर तक पहुंच गया था। योगेंद्र सिंह के अनुसार व्यापारी पूंजीपति, जो व्यापारी होते हैं उनके पास काफ़ी धन होता है, इसलिए उनको पूंजीपति कहा जाता है। व्यापारी पूंजीपति वर्ग सट्टाबाजी पूर्ण उद्यमशील का परिणाम है। ये वर्ग ठेकेदारी के प्रसार के फलस्वरूप आर्थिक प्रक्रियाओं के वाणिज्यिक क्षेत्र में बहुत फला फूला।
कह सकते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा संख्या में इनको लाभ पहुंचा। ये वर्ग तुलनात्मक रूप से कम पूंजी से व्यापार करता था, कम पूंजी लगाता था एवं राजनीतिक एवं प्रशासनिक अभिजातीय वर्ग के कुछ हिस्सों में तथा काले धन की अर्थव्यवस्था से इनका सीधा संबंध था। काले धन की बात की जाए, ब्लैक मनी की बात की जाए तो काले धन की अर्थव्यवस्था से इनका सीधा संबंध था। ब्रिटिश सरकार एवं स्वतंत्र भारत द्वारा लागू की गई प्रौद्योगिकी, नई सरकारी व्यवस्था, प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया, शिक्षा के स्वरूप एवं नए सांस्कृतिक मूल्यों ने न केवल ग्रामीण एवं शहरी समाज की पुरानी संरचनाओं को चुनौती दी है, अपितु वर्गों एवं जातियों के मध्य नए प्रकार के संघर्षों को भी जन्म दिया है। कि जो ग्रामीण है और जो शहर है, न केवल ग्रामीण एवं शहरी समाज की जो पुरानी संरचनाएं थीं, जो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो पुराने समय से चली आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं इसको चुनौती दी है। और क्या, वर्गों और जातियों के जो मध्य नए प्रकार के संघर्ष का जन्म हुआ। अब उनके बीच संघर्ष हुआ नई नई चीज़ों के लेकर। कुछ विद्वानों ने इंगित किया कि ग्रामीण एवं शहरी भारत में संघर्ष एवं विरोध को समझने के लिए, कि ग्रामीण और शहरी भारत की बात की है, जिनके बीच संघर्ष है, संघर्ष एवं विरोध को समझने के लिए सांस्कृतिक विलंबन सहद्र की अवधारणा प्रासंगिक है। मतलब सांस्कृतिक रूप से आपको समझना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए। जातियों की बढ़ती हुई गतिविधियाँ सामान्यतः प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था की विवेकशीलता, गतिशीलता, उसके बढ़ाव को, डेवलपमेंट को, गतिशीलता एवं समानता से मेल नहीं खाती। क्योंकि जहाँ पे जातिगत आ जाती है, जहाँ प्रजातांत्रिक पर जाति के आधार पर हो जाए, तो वहाँ पे प्रजातंत्र कहाँ चल सकता है। तो जातियों की बढ़ती हुई गतिविधि सामान्यतः प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था की विवेकशीलता, गतिशीलता एवं समानता से मेल नहीं खाती। योगेंद्र सिंह के अनुसार सत्ता में हॉर्स स्थापित संस्थाओं के विविधीकरण एवं विकास व परिवर्तन की मौजूदा प्रक्रिया से असंतोष ने राष्ट्र में हिंसा एवं अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी, इसमें थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और मैं आपसे कुछ बात करती हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि आप इस तरह बुक से इस तरह क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरा मेनली, अगर मैं अपना बताऊँ कि मैं ऐसा क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं आई हैं, बहुत होता है अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको पता होगा कि बुक्स जल्दी आती नहीं हैं और काफ़ी सिलेबस पीछे रह जाता है। तो उस चीज़ को लेकर मैं चल रही हूँ कि अगर आपके पास नहीं तो आप तब भी आप पढ़ पाएँ, ताकि आपको ये ना रहे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। आपको बुक्स में से करवा रही हूँ। आप अगर थोड़ा भी आपके पास बुक आती है और थोड़ा सा भी आप बुक को देखते हैं ना, तो आपको तुरंत समझ में आने लग जाएगा कि इस पार्ट में क्या पढ़ा था मैंने। तो इसलिए मैं आपको बुक से करवा रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। योगेंद्र सिंह के अनुसार सत्ता में हॉर्स स्थापित संस्थाओं के विविधीकरण एवं विकास एवं परिवर्तन की मौजूदा प्रक्रिया से असंतोष ने राष्ट्र में हिंसा एवं अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। ग्रामीण शहरी संबंध पिछले दशकों में अब मजबूत हुए, क्योंकि सभी को मौका मिला और ग्रामीण शहरी संबंध पिछले दशकों से मजबूत हो गए। लेकिन इसके साथ साथ दोनों जगहों पर कई सामाजिक समस्याएं भी समान रूप से बढ़ी। जब मजबूत हो गए तो आवाज़ भी उठाएंगे गलत के प्रति, और कहीं ना कहीं इस तरह काफ़ी समस्याएं खड़ी हो गई। उदाहरण के लिए गरीबी, बेरोजगारी, जुर्म, हिंसा, मद्यपान, मादक पदार्थ का व्यसन, ड्रग्स जैसे वेश्यावृत्ति, अल्पवयस्क अपराध, कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े अपराध कर लेना, तो आदि की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं समस्याओं का केंद्र एक तरह से बन गई। आगे बढ़ते हैं, वरना कहीं आप भी सब ऐसा ना कहें कि हम बोर होने लगे।
तो हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन। महिलाओं की जो परिस्थिति है, जो उनका स्टेटस है और भूमिका में जो परिवर्तन, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 150 वर्षों में महिलाओं की भूमिका एवं परिस्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन एवं संवैधानिक प्रावधानों का बहुत प्रभाव पड़ा है। 19वीं शताब्दी से ही महिलाओं की भूमिका और उनकी परिस्थिति को सीमित करने वाली सामाजिक असमानताओं, परिस्थिति को सीमित करने वाली सामाजिक असमानताओं के विरोध में कानून बनने आरंभ हो गए, क्योंकि जो उन पर रोक टोक लग रही थी, पहले सती प्रथा, आग में जला देना, ऐसी उसके पति ख़त्म हुए नहीं कि उसकी पत्नी को भी आग में धक्का मार मार के जला दिया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें परिवर्तन आना शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी से महिलाओं की भूमिका और उनकी परिस्थिति को सीमित करने वाली सामाजिक असमानताओं के विरोध में कानून बनने आरंभ हुए। स्वतंत्रता के बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता को बढ़ावा देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता हुई। स्वतंत्रता के पश्चात के समय में कई प्रकार के ऐसे कानून लागू किए गए जो सामाजिक जीवन से संबंधित संवैधानिक सुरक्षाओं के सिद्धांतों को लागू करने के प्रयास थे। विवाह एवं विरासत से संबंधित कानूनों में सुधार हुआ। काम के दौरान बेहतर दशा लाने वाले श्रम कानून बनाए गए कि जैसे मजदूर होते हैं, उन्हें कोई लीडर होना चाहिए, उनका गलत हो रहा है तो कौन आवाज़ उठाएगा, तो कहीं ना कहीं काम के दौरान बेहतर दशा लाने वाले श्रम कानून बनाए गए। मातृत्व से जुड़े लाभ एवं श्रमिकों, मजदूरों के कल्याण हेतु बनाई गई योजनाएं आदि ऐसे कार्यक्रम थे जिनका उद्देश्य महिलाओं की निम्न परिस्थिति में योगदान देने वाली असमानताओं को समाप्त करना था। जो उनकी स्थिति को नीचा कर रही थी, जो निम्न परिस्थिति थी उनकी, उनमें सुधार करने के लिए कई योगदान किए गए और जो कमियां थी उसको समाप्त करना था। तो आपको समझ में आया? तो यही सोचती हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नियोजित, फिर बता रही हूँ, प्लानिंग होता है नियोजित सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं नीतियों ने महिलाओं को विकास की सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया में अधिक जिम्मेदारी पूर्वक सकारात्मक सहभागिता के लिए अधिक अवसर प्रदान किए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी अच्छे से कोई काम हो, कोई पद से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़, जब महिलाओं का योगदान ज़्यादा हो, महिलाएं ज़्यादा खड़ी हों। नियोजन के सिद्धांत को स्वीकार करने से ये स्पष्ट हुआ कि अगर विकास को तीव्र गति देनी है, विकास को तेजी गति देनी है, तो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के आधे भाग के सक्षम योगदान को नकारा नहीं जा सकता और इसलिए महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयास किए गए। 1970 के दशक से नियोजन की प्रक्रियाओं में, प्लानिंग की प्रक्रियाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी पर विशेष ध्यान देने के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए कि महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। कोई भी परिवर्तन रिलेटेड कुछ होता है तो यूएनओ द्वारा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने एवं 1975 से 1985 तक के दशक को महिला दशक घोषित करना महिलाओं से जुड़े विषयों में एक महत्वपूर्ण कदम था। कब? 1975 से लेकर 1985 तक के दशक को महिला दशक घोषित करने से जुड़े विषयों में एक महत्वपूर्ण कदम था। महिलाओं की समस्याओं को लेकर, आवश्यकताओं की, महिलाओं को क्या ज़रूरत है, आवश्यकताओं को लेकर, क्षमताओं की तरफ सारे विश्व का ध्यान आकर्षित किया गया। सारे विश्व का ध्यान हर बातचीत पर, हर वाद विवाद एवं शोधों द्वारा समाज में महिलाओं की भूमिका का पूर्ण निरीक्षण किया गया। कौन कैसा है, हर चीज़ का निरीक्षण किया गया और ये मांग की गई कि ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जिसमें महिलाएं अपनी क्षमता का योगदान करके समाज में उचित योगदान दे सकें, कि अपनी क्षमता
दिखाकर जो भी वो सीखती हैं उसका उपयोग कर कर वो एक समाज में एक अच्छा योगदान दे सके। कई विषयों में नए कार्यक्रम बनाए गए, कई सब्जेक्ट्स पर नए कार्यक्रम बनाए गए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए। इंटरनेशनल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सरकार एवं गैर राष्ट्रीय अभिकरणों के द्वारा विशेषतः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि पर केंद्रित थे। स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और रोजगार पर ये केंद्रित थे कि ज़्यादातर महिलाओं को इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी इनकी हो। विकास में महिलाओं की सहभागिता, जितना ज़्यादा महिलाएं आएंगी, सहभागिता को केंद्र बिंदु बनाना दूसरा महत्वपूर्ण कारक था। यह पाए जाने पर कि विकास के नियोजित प्रक्रिया के लाभ स्वयं ही शक्तिहीन एवं गरीब वर्गों तक नहीं पहुंचते, कि खुद कोई लाभ हो तो सीधा गरीब वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, स्वयं ही शक्तिहीन एवं गरीब वर्गों तक नहीं पहुंचते। समाज के शोषित वर्ग जो किसी का शोषण किए होते हैं, तो समाज के शोषित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। वृद्धि की गति को बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ विशेष रूप से लक्षित कार्यक्रमों को सोचा गया कि क्या लक्ष्य रखा जाए कि कार्यक्रम को उन तक पहुंचाया जा सके। तो लक्षित कार्यक्रमों को सोचा गया और कार्यान्वित किया गया, उन्हें लागू किया गया। महिलाओं को इस प्रकार का शोषित समूह माना गया, क्योंकि कहीं न कहीं पुरुषों के अंडर में रहती थी, तो कहीं न कहीं इन्हें शोषित समूह माना गया, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। शिक्षा, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार नियोजन हो, एक ये नहीं कि लंबी चौड़ी कतार हो, तो परिवार नियोजन, कल्याणकारी योजनाओं इत्यादि द्वारा महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ाने एवं उनके जीवन की परिस्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। उनकी जो जीवन की जो परिस्थिति है वो उसको सुधारा जाए। उदाहरण के लिए अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। 1978 के आसपास सरकार ने महिलाओं के स्वयं के रोजगार के लिए विशेष योजनाएं आरंभ की। इन योजनाओं में दक्षता प्रशिक्षण, सेवाओं के प्रावधान और ऋण, कर्ज, वस्तुओं की पूर्ति, क्रय विक्रय, उत्पादन इत्यादि शामिल हैं। 1978 की नई औद्योगिक नीति के प्रस्ताव ने पहली बार महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समूह के रूप में माना गया कि महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। उन्हें एक विशेष समूह के रूप में माना गया, उद्यमियों के रूप में। लेकिन महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों पर प्रत्येक क्षेत्र में किए गए प्रयास, जो प्रत्येक क्षेत्र में किए गए विकासवादी प्रयासों का इच्छित एवं एक समान प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें अलग तो एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। हमें याद रखना है कि भारत में महिलाओं की एक समरूप श्रेणी नहीं है, कहीं एक जैसी श्रेणी नहीं है। महिलाओं की बात की जाए तो एक जैसी सिचुएशन नहीं है, तो समरूप श्रेणी नहीं है। महिलाओं के समूह एक दूसरे से न केवल शारीरिक एवं जनसंख्या विशेषता की दृष्टि से, अपितु धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र आदि कारकों की दृष्टि से भी अलग अलग है। धर्म से भी, जाति से भी, वर्ग और क्षेत्र से भी अलग अलग हैं। केवल कुछ उच्च एवं मध्य जाति तथा इन वर्गों के कुछ भागों की महिलाएं इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हुई हैं। उन्हें लाभ मिला है। किन्हें? जो उच्च वर्ग की हैं और मध्यम जाति की हैं, उन्हीं को ही लाभ मिला है। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय महिलाएं अभी भी शोषण एवं भेदभाव की शिकार हैं। शोषण एवं भेदभाव की नीति का शिकार हैं। एक कुटिल जीवन व्यतीत कर रही हैं, एक ऐसी स्थिति व्यतीत कर रही हैं जिन्हें समाज में वैसा वर्ग नहीं। अगर आप गांव चले जाएं तो आपको इतना परिवर्तन नहीं नज़र आएगा जितना शहरों में है। तो इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। विकासवादी कार्यक्रमों के गलत एवं सीमित
विकासवादी कार्यक्रमों के गलत एवं सीमित दृष्टिकोण एवं क्रियान्वयन द्वारा उत्पन्न सीमिताएं, जो एक सीमा निर्धारित कर दी गई हैं, सीमिताएं इच्छित दिशा की प्रगति में समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। जहाँ पे होनी चाहिए प्रगति, वहाँ पे कहीं न कहीं समस्या, क्योंकि उसको सीमित कर दिया गया है, तो इच्छित दिशा की प्रगति में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इन सीमाओं के अलावा कई और समस्याएं महिलाओं के समूह विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। मुख्यतः महिलाओं को गृहिणी, मतलब घर में रहने वाली, जो घर का सारा काम करे, तो गृहिणी, पत्नी एवं माँ के रूप में ही देखा जाता है। और इन्हीं रूपों में महिलाओं की परिस्थिति तथा उनके प्रति सबका व्यवहार तय होता है। इन्हीं रूप में उनका स्टेटस देख लिया जाता है कि हाँ, वो इन्हीं रूप में ही ठीक हैं। तो महिलाओं की परिस्थिति तथा उनके प्रति सबका व्यवहार तय होता है। शिक्षित एवं कार्यरत महिलाओं को भी घर संवारने एवं घर से बाहर कैरियर बनाने के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर भी संभालो, फिर उसके बाद बाहर भी जाओ, बाहर भी काम करो, फिर घर आओ, फिर सारा काम करो। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षित होती हैं, जो कार्यरत होती हैं, महिलाओं को भी घर संवारने और घर से बाहर कैरियर बनाने के बीच संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं के दायरे तो बढ़ गए हैं, परंतु जीवन में उनके लिए संभावनाएं और विकल्प अभी भी सीमित हैं। यदि समानता, न्याय और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, इसको समानता को, समाज में सब समान, न्याय और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो पुरुष व महिला दोनों को अपनी अपनी अभिव्यक्तियों और मूल्य पुनः परिभाषित करने होंगे। पुरुष और महिला दोनों को अपनी अपनी अभिव्यक्तियों और मूल्य पुनः परिभाषित करने होंगे। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैं ही आशा करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैं ही आशा करती हूँ। और आया हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे प्रोत्साहन मिले कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है। तो हमारा ख़त्म हुआ, अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे जल्दी ही। आप सब तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।